हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को इंटरनल वायरिंग के एक सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले इंटरनल वायरिंग के नियम, प्रकार और मेथड सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल वायरिंग के कुछ सवाल को। इंटरनल वायरिंग सवाल के में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल। एक चित्र में कमरे का प्लान प्रदर्शित है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज की सप्लाई, ठीक है, दी गई है और जिसमें बैटन वायरिंग करना है। उक्त का विद्युत वितरण का आयोजन चित्र बनाते हुए कुल लागत का आकलन कीजिए। ठीक है, इतनी बातें क्वेश्चन में कही गई है। चित्र कभी कभी बोलेगा तो देगा, कभी कभी नहीं देगा, तो उसके लिए आप लोग ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। जब चित्र देगा, ठीक है, तो इसमें माप देगा कि कितना चौड़ाई है, कितना लंबाई है और कितना ऊंचाई है। ऊंचाई तो दिया है यहाँ पर, लेकिन लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया है। हमको ऊंचाई से विशेष मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, ऊंचाई हम मान के चले कर लेंगे, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का होना अति आवश्यक है। यदि लंबाई चौड़ाई नहीं दिया तो फिर सवाल को करना फिर अपने अनुसार करना पड़ जाएगा, फिर क्वेश्चन के अनुसार सवाल को हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में हम लोग देखते हैं। आइए, तो सवाल के बारे में, यदि इस सवाल को हल करना है तो इस सवाल को हल करते समय किन किन स्टेप से गुजरना है। ठीक है, यानी इंटरनल वायरिंग के जितना भी सवाल है आएंगे, सारे सवाल को हल करने के लिए देखिए कुछ स्टेप को बता रहे हैं। वो स्टेप आपको पूरी याद होनी चाहिए और वही स्टेप हर सवाल में लगाना है। ठीक है, वही स्टेप हर सवाल में लगाना है, ये ध्यान समझिएगा। पहला स्टेप आपका होगा पूर्वानुमान। दूसरा होगा विद्युत भार व बिंदु। ठीक है, दूसरा आपका ये होगा विद्युत भार एवं बिंदु। ठीक है, देखिए तीसरा जो होगा, तीसरे के बारे में देखेंगे। तीसरा आपका आएगा विद्युत वितरण आयोजना चित्र। ठीक है, चौथा आपको देखने को मिलेगा एकल यानी सिंगल लाइन डायग्राम। ये चौथा आपका हो जाएगा। पांचवा देखिए क्या होगा, आपका होगा चालक व बैटन की लंबाई, चालक एवं बैटन की लंबाई। छठा होगा आपका आवश्यक सामग्री का क्या है, विवरण व मूल्य। ये आपका लास्ट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये इतना होने के बाद जब सामान का सारा लिख लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे कि सारे को हम लोग जोड़ लेंगे। मूल्य, सारे का मूल्य जोड़ के ये जितना आएगा उसको क्या करेंगे, सामग्री का मूल्य लिख देंगे। नहीं, अगला होगा लास्ट होगा मूल्यांकन। मूल्यांकन में पहला स्टेप होगा हम सामग्री का मूल्य को जोड़ लेंगे। फिर आकस्मिक व्यय को हम लोग 10% लेते हैं। ठीक है ना, इसी का 10% निकालेंगे। मजदूरी व्यय जो होगा ये भी 10% लेते हैं। निरीक्षण व्यय ये 5% लेते हैं। ठीक है, कुल मूल्य जो होता है फिर हम टोटल का ये जो निकालें जितना उसको जोड़ देंगे, ये कुल मूल्य हो जाएगा। ठीक है, कुल लागत यदि हम लोग देखेंगे तो टोटल को हम जोड़ करके ही यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा कुल लागत आ जाएगा। ठीक है ना, यानी यही इतना हम जोड़ देंगे तो यही हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ये 4 स्टेप हमको जोड़ना है, यह ध्यान समझिएगा, 4 स्टेप हमको जोड़ देना है। तो आइए हम लोग शुरू से देखते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं शुरू से। ये देखिए आप लोग को पहले पूर्वानुमान में क्या क्या हमको मानना, मतलब पूर्वानुमान समझिए क्या होता है। पहले पूर्वानुमान मतलब होता है कि अपने से मान लेना, नियमानुसार मान लेना है। जैसे पहला पॉइंट आपका रहेगा सभी सवालों में, इतना तो मान ही लीजिए आप लोग, दीवार की मोटाई नगण्य मान लीजिए। भाई दीवार की मोटाई कुछ मोटा मानेंगे, यदि मानेंगे तो उसमें भी पाइप डालना पड़ेगा। यदि नगण्य मान लेंगे तो फिर उसको हमको जो हम अब ध्यान नहीं देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि भी इतना काम करना पड़ेगा भी ना, तो उसको लेते लेते आप हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए फ़िलहाल में हम दीवार का जो मोटाई होगी उसको नगण्य मान लेंगे। ठीक है ना, बल्ब जो होगा कहाँ लगाएंगे, आप कहाँ लगाएंगे, मान लेते हैं हम दीवार पर लगाएंगे।
बल्ब को कहाँ लगाएंगे? दीवार पर। दूसरी पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं वायरिंग का क्षैतिज रन कहाँ पर होगा? हवा में होगा। कहाँ पर होगा? तो वायरिंग जो का क्षैतिज जो रन होता है हम मान लेते हैं कि वो क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? ये 3.5 मीटर जो होगा क्षैतिज रन होगा फर्श से 3.5 मीटर ऊपर लगाएंगे हम लोग, ठीक है। फर्श से 3.5 मीटर ऊपर लगाएंगे। और इसके बाद क्या होगा? स्विच बोर्ड फर्श से कितना ऊपर लगाएंगे? ठीक है, 1.25 मीटर पर लगाएंगे, ठीक है। और वितरण बोर्ड 1.5 मीटर पर लगाएंगे, ठीक ना। और फिर क्या यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या होगा? दरवाज़ा 1 मीटर चौड़ा होगा, ठीक है। दरवाज़ा हम मान लेते हैं कि कितना मीटर चौड़ा है? 1 मीटर चौड़ा है, क्योंकि दरवाजे के पास तो आप लोग बोर्ड लगाएंगे नहीं, सॉरी, दरवाजे पर तो बोर्ड लगाएंगे नहीं, दरवाजे के थोड़ा साइड में लगाएंगे। कितना छोड़ कर लगाएंगे? दरवाजे को मानना पड़ेगा ना, तो उसको 1 मीटर, ठीक ना। वायरिंग क्या किस मेथड से करेंगे? लूपिंग मेथड से करेंगे। और फिर ये हो गया आपका छठा। देखिए क्या है? वायरिंग में बल्ब कितना वाट का लेंगे? 40 वाट का लेंगे। पंखा कितने वाट का लेंगे? 60 वाट का लेंगे। यही सब सारे मतलब जो आप देखिए, इतना पढ़ने के बाद आप लोग को पता चली गया होगा कि हमको क्या मानना है। मानना मतलब क्या? हम करेंगे क्या उसमें, यही मतलब मानना है, ठीक है। उसको लिखना पड़ता है, एक अनुमान लगाना पड़ता है कि हम लोग यही करेंगे, तभी आपको पता चलेगा। मार्केट से जाएंगे तो पहले प्लान तैयार करते हैं ना कि हम लोग बल्ब लेंगे तो 40 वाट का लेना है, फैन लेंगे तो 60 वाट का लेंगे, ठीक है। और प्लस चलिए हम लोग इसमें वायरिंग करना इस घर में शुरू कर दिए, तो क्या हम लोग क्या करेंगे कि क्षैतिज रन मतलब छत से 0.5 मीटर छोड़ करके हम क्षैतिज रन लगाना शुरू कर देंगे। अब भैया स्विच बोर्ड कहाँ पर लगाएंगे? फर्श से कितना ऊपर लगाएंगे? तो हम लोग 1.25 मीटर पर लगा देंगे। ऐसे ये तो मान के चलते हैं, ठीक ना। ये आपको कहीं पेपर क्वेश्चन में कहेगा नहीं, ये आपको अपने से हल करना है, ये ध्यान दीजिएगा, मानना आपको है। ये पूर्वानुमान है उसमें। यदि देखिए एक चीज़ बता दूँ, यही यदि 6 आपको याद है तो हर सवाल में यही कॉपी पेस्ट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यानी क्वेश्चन के अनुसार यदि और कुछ आपके चेंज मानना लगता है मानने लायक तो उसको ही मानिए, नहीं तो इतना तो छठ लिख दीजिएगा, बहुत हो गया, ठीक ना। क्लियर बात समझ सबको? चलिए विद्युत भार व बिंदु के बारे में देखते हैं। विद्युत भार व बिंदु कैसे निकालते हैं, बोलो, ठीक है। तो आइए विद्युत भार व बिंदु की गणना करते हैं। ये कैसे गणना किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए भाई को एक आप यदि ये प्लान बनाइए तो ये आपका रूम है, तो रूम में क्या लगाएंगे? बल्ब लगाएंगे, जाहिर सी बात है बल्ब लगाएंगे, फैन लगाएंगे, हाँ, सॉकेट होगा तो सॉकेट लगाएंगे, ठीक ना, है कि नहीं। ये सब लगाएंगे नहीं, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? जब बल्ब लगाएंगे, फैन लगाएंगे, सॉकेट लगाएंगे तो भैया जो बल्ब होता है वो कितने वाट का लिए हैं, फैन कितने वाट का लिए हैं, सॉकेट कितने वाट का लिए हैं, तो ये सब जानना ज़रूरी है ना। यदि ये आपको दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो पूर्वानुमान में आप लोग ऊपर मान चुके हैं, ये ध्यान समझिएगा। तो कितना मान चुके हैं? बल्ब कितने वाट का? 40 वाट का। उस मकान में कितना लगाना है? 4 ठे लगाना है बल्ब, है 4 बल्ब लगाना है, तो कुल कितना वाट हो गया? बल्ब कितना वाट लिया पूरा टोटल बल्ब? तो 160 वाट ले लिया। पंखा 60 वाट का ही लगाएंगे हम लोग, एक ही लगाएंगे, तो कुल कितना वाट बिजली खर्चा करेगा पंखा? 60 वाट खर्चा करेगा। सॉकेट जो होता है 5 एम्पियर सॉकेट, 5 एम्पियर सॉकेट 100 वाट का आता है, और 15 एम्पियर सॉकेट 1000 वाट का आता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। 1000 वाट का आता है 15 एम्पियर सॉकेट। बात समझ सबको? तो आइए, तो ये देखिए कितना हो जाएगा? 100 वाट का सॉकेट लगाएंगे, कितना लगाना है? 2 ठो लगाना है, मतलब कितना वाट हो गया? 200 वाट हो गया। 200 वाट। अब टोटल वाटेज को जोड़ लेंगे कि मतलब बिजली खपत कितनी हो रही है? 420 वाट की बिजली खपत हो रही है, बात में ना। और ये प्रकाश पंखा पर परिपथ है, तो प्रकाश पंखा परिपथ के लिए एक सर्किट के लिए कितना वाटेज होना चाहिए? 800 वाट होना चाहिए, है कि नहीं? 800 वाट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये 800 वाट होना चाहिए। किसके लिए? प्रकाश पंखा परिपथ है तो उसके लिए एक सर्किट के लिए 800 वाट होना चाहिए। और पॉइंट कितने होना चाहिए?
पॉइंट देखिए, पॉइंट जो होता है वो आपका होगा 10 पॉइंट और 800 वाट। यदि 800 वाट से 801 वाट यदि होता है तो परिपथों की संख्या को हम लोग 2 मान के चलेंगे। यदि मान लीजिए कि 8 9 16 1700 वाट हो गया, तब परिपथों की संख्या 3 हो जाएगा। 8 दूना के 16, 8 मतलब 800 वाट एक सर्किट में, 800 वाट एक सर्किट में और 100 वाट का एक सर्किट, मतलब कितना हो जाएगा? 3 सर्किट बन जाएगी। क्लियर समझ ना ये बातें? तो यहाँ से परिपथों की संख्या का गणना कर सकते हैं हम लोग। तो कि यहाँ से तो क्लियर हो गया कि 800 वाट से कम है यानी एक सर्किट होगी। और देखिए ये टर्म्स और ये 800 वाट का टर्म्स और पॉइंट की टर्म्स, जो पॉइंट है ये पॉइंट जो होता है इसको भी जोड़ते हैं। ये भी यदि देखिए वाटेज जो है 100 मतलब क्या 800 वाट से कम ही है, 720 वाट आ गया, लेकिन ये जो पॉइंट है पॉइंट 12 पॉइंट हो गया। तो 12 पॉइंट जब हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तब भी हम लोग परिपथों की संख्या को दूना कर देंगे, मतलब दूट हो जाएगा भाई ना। यानी 12 पॉइंट हो गया तो मतलब कितना हो जाएगा? 2 सर्किट होएगी, तब भी 2 सर्किट हमारी होगी। तो 4 2 6 7 7 है, 10 नहीं हो पा रहा है, यानी परिपथों की संख्या क्लियर हो गया कि 2 ही एक ही होगा, सिंगल। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला जोड़ करके और ये वाला से पता कर लेंगे कि सर्किटों की संख्या कितनी, यानी परिपथों की संख्या कितनी बनेगी? 1। और कितना मोटा तार लगाएंगे उसके लिए क्या करेंगे? ये 420 बटे के जो वोल्टेज क्वेश्चन में दिया गया होगा कितना वोल्टेज का है, यानी 220 वोल्टेज का था, 420 वोल्टेज बटे के 220 वोल्टेज, तो उत्तर कितना आपका आ गया? आप कितना 1.91। ये 220 नहीं, क्वेश्चन में लगता है ये क्वेश्चन मिस्टेक है, ये आपका होगा 230 वोल्ट होगा। कितना होगा आपका? 230 वोल्ट होगा। एक मिनट दिखा सवाल देख लेते हैं। 220 ही वोल्ट दिया है, 220 वोल्ट दिया है। तो जब यहाँ पे 220 वोल्ट दिया है तो आप लोग यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा। तो सीधे सीधे आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 0 0 और 11 दूना के 22 नहीं, ठीक है सही है। तो ये आप हल कर लेंगे, क्लियर बात समझ आएगी? तो यहाँ से उत्तर आ गई है। और ये जब ये करंट इतना आ गया तो उस कंडीशन में देखिए लगभग मतलब 4 एम्पियर, यहाँ से देखिए ये एम्पियर का मान, ये भाग करने के बाद ये एम्पियर का मान 4 से 5 एम्पियर के नीचे है, 4 से 5 एम्पियर के नीचे आ रहा है तो 1.5 mm² का कंडक्टर लगेगा। यदि 4 या 5 मतलब मान लीजिए 5 एम्पियर से ऊपर आ रहा है करंट ये वाला, तो 2.5 mm का कंडक्टर लगेगा। ये ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है ना? तो ये बातें सब क्लियर हो गया। आइए अब आगे देखते हैं। और देखिए यहाँ पर आप लोग समझ आ गया कि कितना मोटा कंडक्टर लगेगा। मुख्य स्विच जो है मतलब कौन सी होगी? 5 एम्पियर की होगी, 250 वोल्ट। DPIC होगा डबल देखिए DPIC मतलब क्या होता है? डबल पोल आयरन क्लेड स्विच, ठीक ना? DPIC का मतलब होता है डबल पोल आयरन क्लेड स्विच। और देखिए वितरण बोर्ड क्या होगा? कितने इसमें कितने होगा? 5 एम्पियर, 250 वोल्ट। DPIC होगा लेकिन 3 वे होगा, ठीक है? ये बातें। अब देखिए विद्युत आयोजना चित्र वितरण, जो आयोजना चित्र है उसके बारे में देख लेते हैं। अगला स्टेप, ये स्टेप तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। नहीं क्लियर जिसको हुआ है एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देख सकता है, ठीक है। तो चलिए आयोजना चित्र को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है? आयोजना चित्र को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से एक बार रिवाइंड करके फिर से दोबारा देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?